Hello students, how are you? I hope you would be safe and sound at your home. So students, today we'll talk about the solid state. Students, आप लोगों को पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं. एक होती है हमारी सॉलिड, दूसरी होती है हमारी लिक्विड और तीसरी होती है हमारी गैस. 3 टाइप की स्टेट्स होती हैं. ओके, अब यहाँ पर क्लास जो हमें पढ़ना है, हम जो इस सेक्शन में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के बारे में. सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे और आप लोगों को बताएं लिक्विड के बारे में हम लोग फ़िज़िक्स में पढ़ेंगे और गैस के बारे में हमने 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है. तो सॉलिड स्टेट के बारे में ऑलमोस्ट हम लोग काफ़ी जानते हैं, फिर भी मैं सॉलिड स्टेट के बारे में आपको बताता हूँ. सॉलिड स्टेट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन क्या है? सॉलिड एक्चुअली इट इज़ द फॉर्म ऑफ द मैटर, वी नो दिस. इसके अंदर जो होती है दैट हैव रिजिडिटी. They are very rigid, rigid, very hard. They have the rigidity property and they have a definite shape and volume. So in short we can define the solid state, it is the form of matter which have the rigidity and have a definite shape and volume. जैसे solid state की मैंने definition दी, इनका जो main जिसे कहते हैं main इनका जो property है that is rigidity. बट एज़ फार एज द लिक्विड इज़ कंसर्न, उनमें फ्लूइडिटी होती है, वो फ्लो करते हैं इसलिए उनके अंदर फ्लूइडिटी होती है. तो उनका जो मेन जिसे कहते हैं उनका मेन फीचर जो है वो फ्लूइडिटी होता है. ऐसी सॉलिड का जो मेन फीचर है दिस इज़ नथिंग बट द रिजिडिटी. ओके, अब क्लास आप लोग सॉलिड स्टेट के बारे में बहुत कुछ जानते हो, हमने 11th में भी इसके बारे में पढ़ा है एंड हम लोग इसे 9th 6th 7th में भी पढ़ कर आए हैं. फिर भी इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं. अब हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनके सॉलिड के वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं. कैसे होते हैं? वेरी क्लोजली पैक्ड. देखो ये मैंने बना रखे हैं यहाँ पे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं. इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं देयर इज़ नो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इन बिटवीन दैम. इनमें स्पेस ही नहीं होता. देखो यहाँ पर तो इनके इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल कम होता है. इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है इनका वेरी स्मॉल होता है. दूसरा, अब ये एक तो बिल्कुल बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं. दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं इनके बीच में, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये भी मैक्सिमम होता है सारी स्टेट में. चाहे हम सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें या गैस की, सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा इसी स्टेट में होता है. तो इनके 2 फीचर हमने पढ़े. नंबर 1 क्या पढ़ा हमने कि इनके जो constituent particles very closely packed, intermolecular distance very small and the intermolecular force of attraction is very high in them. Okay, and इन दोनों ही प्रॉपर्टी की वजह से क्लास, दोनों प्रॉपर्टी मीन्स सबसे पहले वेरी क्लोजली पैक्ड, नंबर 2 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी हाई. ड्यू टू दीज 2 थिंग्स सॉलिड्स जो होते हैं उनको एक अपनी प्रॉपर्टी मिलती है जिसे बोलते हैं रिजिडिटी. इन 2 प्रॉपर्टी की वजह से ही जो सॉलिड होते हैं दे बिकम्स वेरी वेरी रिजिड. तो सॉलिड्स आर रिजिड, इट इज़ ओनली ड्यू टू दीज 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऐसे हमने इसकी डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था. नेक्स्ट इज़ दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. यू नो क्लास, जैसे आप कोई भी चीज़ ले लो जो सॉलिड है उनका अपना एक शेप होता है, हर चीज़ का शेप होता है. तुम मार्कर ले लो, मार्कर का भी एक अपना शेप है. तुम अपने मार्कर ले लो या डस्टर ले लो, उनका अपना शेप है. जितनी भी सॉलिड चीज़ें होती हैं उनका एक अपना शेप होता है और उनका वॉल्यूम भी सेम रहता है. जैसे आप लिक्विड देखो, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता. आप लोगों को पता है ना, लिक्विड तो ऐसे फ्लो करता है. बट सॉलिड का तो एक शेप होता है और वो अपना शेप मेनटेन रखता है. ठीक है, तभी वो सॉलिड कहलाते हैं और वो काफ़ी रिजिड होते हैं. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज़ दे आर इनकम्प्रेसिबल. इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते. क्या आप सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो? सपोज सॉलिड है, इसको प्रेस करो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते. तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टी थी सॉलिड की. अब थोड़ी और प्रॉपर्टी हैं, देखते हैं आगे. अब जितनी इनकी प्रॉपर्टी थी वो तो मैंने आपको बता दी. वैसे बहुत सारी और प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन जो मेन प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे. अब हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट. क्योंकि हम सॉलिड स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो सॉलिड जो होते हैं हमारे वो एक्चुअली 2 टाइप्स. सॉलिड आर ऑफ 2 टाइप्स.
एक तो होते हैं इसमें सॉलिड, एक होते हैं हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, और एक होते हैं हमारे एमॉर्फस सॉलिड्स। सॉरी, एक और इनकी प्रॉपर्टी रह गई क्लास, वो और बताता हूँ आप लोगों को। इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे मैंने बताया, दे आर वेरी क्लोजली अटैच्ड, आई मीन वेरी क्लोजली पैक्ड। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल नहीं होता है। तो क्या होता है, अगर ये जैसे पार्टिकल्स हैं, ये देखो ये मैंने बना रखे हैं, अगर इनके बीच में स्पेस ही नहीं है मूव करने की, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, ये किस टाइप का मोमेंट शो करेंगे, ये फिर भी मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं, ये वाइब्रेशनल मोमेंट होता है इनका, अपनी ही प्लेस पे, जैसे ये है, ये अपनी ही प्लेस पे मूव करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। आर यू गेटिंग मी? वाइब्रेशन, ये कभी इधर हिलेंगे, कभी इधर हिलेंगे, कभी इधर, कभी इधर, बट अपनी ही पोजीशन पर रहकर ये टू एंड फ्रो इनका मूवमेंट होता है। मतलब एक तरीके से इसे बोलते हैं हम, ये इनका वाइब्रेशनल मोमेंट है, वाइब्रेट करते हैं। यू नो ना, वाइब्रेट, कोई चीज़ वाइब्रेट करेगी तो क्या होगी, टू एंड फ्रो मूव करेगी, बट रहेगी अपनी ही प्लेस पर। तो ये इनका जो मूवमेंट होता है, इनके जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोमेंट ही होता है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। सॉलिड्स जो होते हैं वो एक्चुअली दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अदर वन इज़ एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एक्चुअली जितनी भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ये और जितने भी कंपाउंड्स हैं जैसे कि क्वार्ट्ज हैं, ये सब के सब हमारे क्रिस्टलाइन होते हैं। और एमॉर्फस सॉलिड्स कैसे होते हैं, वो होता है जैसे कि रबर है, रबर भी एक सॉलिड है। अगर हम बात करें एक स्टोन की, वो भी एक सॉलिड है, रॉक पीस है, ठीक है। अगर हम बात करें आयरन की, आयरन मेटल, वो भी एक सॉलिड है। लेकिन जो रबर होती है, रबर भी सॉलिड होती है, लेकिन रबर जो होता है वो एमॉर्फस सॉलिड होता है। गिलास के हमारे, गिलास तो यू नो विंडोज़ बने होते हैं, गिलास से हम खुद गिलास, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर ग्लासेस होते हैं। प्लास्टिक, ये सब सॉलिड्स ही हैं। क्वार्ट ग्लास, ये सारी चीज़ें सॉलिड्स ही हैं। बट ये जो सॉलिड्स हैं ये एक्चुअली किस टाइप के हैं, एमॉर्फस काइंड्स ऑफ सॉलिड्स हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, उनको कंप्रेस करना इम्पॉसिबल होता है। एमॉर्फस को हम कंप्रेस कर सकते हैं और ये सॉफ्ट होता है। अब आप देखो, आप लोगों को पता है ना कि जैसे अगर मैं बात करूँ, एक मार्बल ले लूँ, मार्बल आप लोग जानते हो कितना हार्ड होता है मार्बल। और अगर मैं एक चौक ले लूँ, चौक जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है। लेकिन अगर हम देखें, दोनों में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बिल्कुल सेम है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। दोनों के ही पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है, कैल्शियम कार्बोनेट ही हैं। बट मार्बल इतना हार्ड होता है और चौक जो होता है वो इतना सॉफ्ट होता है। तो चौक सॉफ्ट क्यों होता है, मार्बल इतना हार्ड होता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दोनों के सेम है। रीज़न क्लास एक ही है। रीज़न क्या है? रीज़न है कि जो हमारे जो मार्बल होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और चौक जो होते हैं वो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। मीन्स सिंपल चीज़ क्या होती है, इनमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो क्लास ये ध्यान देने वाली चीज़ है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, मतलब रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं। समझ आ रही चीज़? अभी दिखाऊंगा। ये रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं। कौन से? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं और रेगुलर, बिल्कुल रेगुलर होते हैं। और इनके बीच की जो मॉलिक्यूलर स्पेस होती है ना, वो भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं, जैसे कि मार्बल है, वो हार्ड हो जाता है। जबकि अगर हम एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें, जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, दे आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड। अगर ये रेगुलरली अरेंज भी होते हैं तो वो रेगुलर अरेंजमेंट इनका छोटे ही टाइम, बहुत कम टाइम के लिए होता है, फिर से इरेगुलर हो जाता है। तो इसकी वजह से इनके पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और जिससे ये काफ़ी सॉफ्ट बन जाता है। और सॉफ्ट होने की वजह से, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का ही बने हुआ है चौक, तो चौक एमॉर्फस हो जाता है क्योंकि उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कैल्शियम कार्बोनेट, वो इरेगुलरली अरेंज्ड है, या जिसे कह सकते हैं वो, मतलब उनके जो अरेंजमेंट का पैटर्न है वो रेगुलर नहीं है। मतलब कहीं पर तो रेगुलर अरेंज्ड है, फिर उसके बाद रेगुलरली अरेंज नहीं है। अभी मैं दूसरे डायग्राम में आपको दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, ये है हमारा, अगर मैं इसको देखूँ, ये वाला जो पूरा फिगर है, ये वाला ए, ये शो कर रहा है हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, और ये वाला जो फिगर है
जो मेरे राइट साइड में है ये शो कर रहा है हमारे एमॉर्फस सॉलिड्स को। देखो आप यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपको दिखाऊँ, देखो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है इनके पार्टिकल्स का, देखो ये पार्टिकल्स हैं, ये बॉल्स जो हैं ये पार्टिकल्स हैं, और जो स्मॉल बॉल्स भी हैं इसमें देखो, स्मॉल बॉल्स एंड बॉल्स। आप स्मॉल्स अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड्स की, तो एनायंस जो होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं क्योंकि दे आर हैविंग द इलेक्ट्रॉन, और कैटायंस जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो छोटी छोटी बॉल्स जो हैं ये एक्चुअली कैटायंस हैं, और बड़ी बड़ी बॉल्स जो हैं ये एनायंस हैं। आप खुद ही विजिबल इसे इजीली देख सकते हो कि इनका जो पैटर्न है हर जगह पर बिल्कुल रेगुलर है। सो सारे पैटर्न इनके एक एक जो बॉल इनकी अरेंज हैं, जो पार्टिकल्स अरेंज है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एक रेगुलर मैनर में अरेंज्ड है। सबको दिख रहा है यहाँ पे सारा का सारा। लेकिन अगर मैं इसमें देखूँ एमॉर्फस में, देखो यहाँ थोड़े से रेगुलर हुए, फिर इतना बड़ा स्पेस आ गया इनके बीच में, इरेगुलर हो गए। तो यहाँ थोड़े से रेगुलर होने शुरू हुए, यहाँ पे फिर बड़ा स्पेस आ गया, इरेगुलर हो गए। और यहाँ तो देखो सबसे बड़ा स्पेस आ गया, बिल्कुल इरेगुलर हो गए। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का तो ये होता है कि वो हर जगह पर रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, और ये लॉन्ग डिस्टेंस, चाहे आप यहाँ देखो इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, चाहे आप यहाँ देखो, ये एक ही पैटर्न में एक ही तरीके से अरेंज्ड हैं, रेगुलरली अरेंज्ड हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस टाइप के अरेंजमेंट को, जो हम किसी भी डायरेक्शन में देखें, कहीं से भी देखें, इनका जो पैटर्न का अरेंजमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है, हर जगह सेम अरेंज हुए हैं। इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसे बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबी रेंज बना लो आप, कहीं से कहीं तक देख लो इनको, लॉन्ग रेंज तक अगर देखोगे पैटर्न अरेंजमेंट जो होगा वो रेगुलरली अरेंज्ड ही हैं। तो इसलिए इनका जो अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स का, उनको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ओके, अगर हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड्स की, तो इनका अगर एक डायरेक्शन में रेगुलरली अरेंज्ड है तो वो यहाँ पे रेगुलरली अरेंज है, तो शॉर्ट रेंज तक ही ये रेगुलरली अरेंज्ड होता है। फिर उसके बाद ये इरेगुलर हो गए, फिर उसके बाद फिर थोड़े से रेगुलर हुए, फिर से इरेगुलर हो गए। मतलब जो इनका रेगुलर अरेंजमेंट है इट इज़ ओनली फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसमें जो था हमारा यहाँ पर जो मैंने बात की थी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, जो अरेंजमेंट था रेगुलर अरेंजमेंट, वो लॉन्ग रेंज तक था। बहुत कहीं से भी इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में हर जगह रेगुलरली अरेंज्ड है, इसलिए हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते थे अरेंजमेंट के इनको। और यहाँ पर जो एमॉर्फस हैं उनका अरेंजमेंट एक शॉर्ट डिस्टेंस तक ही अरेंजमेंट रहता है, फिर आगे इरेगुलर हो जाते हैं, फिर अरेंज होते हैं, फिर बाद में फिर से इरेगुलर हो जाते हैं। तो इनका जो रेगुलर अरेंजमेंट है इट इज़ ओनली फॉर शॉर्ट रेंज, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्लास आप ध्यान रखो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो टर्म बोर्ड्स में बहुत पूछते हैं कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर और लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है, और शॉर्ट रेंज एमॉर्फस को क्यों बोलते हैं और लॉन्ग रेंज क्रिस्टलाइन को क्यों बोलते हैं। समझ आ गया आप लोगों के? देखो मैंने ये वाला पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है कि अरेंजमेंट इज़ सो रेगुलर, ऑब्जर्विंग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वन साइड वी कैन प्रेडिक्ट द अरेंजमेंट ऑफ द अदर साइड। क्योंकि हर जगह जो ऑर्डर अरेंजमेंट का जो ऑर्डर है वो सेम है। एक जगह हमने देखा अरेंजमेंट का ऑर्डर ये है, अब हम यहाँ का प्रेडिक्ट कर सकते हैं इजीली क्योंकि सब में अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर इज सेम। ओके, बट अगर हम यहाँ बात करें, ये कुछ स्मॉल डिस्टेंस के लिए ही एक से मतलब ये रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, उसके बाद ही इरेगुलर होते हैं, तो इसे बोलते हैं हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ओके, अब क्लास नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और इनका जो होता है, जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, इनका ग्रेजुअल मेल्टिंग होती है। ग्रेजुअल मेल्टिंग मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम आयरन ले लें, आयरन एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर हम उसको मेल्ट करें, सपोज उसका हमने मेल्टिंग पॉइंट मान लिया किसी भी मटेरियल का, वो 120 डिग्री सेल्सियस जैसे गिवन है यहाँ पे, तो क्लास वो 120 डिग्री सेल्सियस पे पूरी की पूरा सॉलिड मेल्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग? पूरा का पूरा सॉलिड मेल्ट हो जाएगा।
किस टेम्परेचर पर? जो उसका पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होगा उसी पॉइंट पर वो मेल्ट हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, ये है शार्प मेल्टिंग पॉइंट है इनका, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो एक पर्टिकुलर इनका मेल्टिंग पॉइंट है उसी पे जाके मेल्ट हो जाएंगे। बट अगर हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड्स की, तो एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो ग्रेजुअल मेल्ट होते हैं। पहले थोड़े मेल्ट हुए, फिर उसके बाद थोड़े और मेल्ट हुए। पहले थोड़े सॉफ्ट, ऐसे नहीं होता। ग्रेजुअल मतलब पहले थोड़े सॉफ्ट होंगे, सो पहले हार्ड थे, हार्ड से थोड़े सॉफ्ट, फिर और सॉफ्ट, फिर और सॉफ्ट, फिर मेल्ट होने शुरू होंगे धीरे धीरे करके। एक पोर्शन मेल्ट हुआ, फिर दूसरा मेल्ट हुआ। मतलब ये इनका कोई पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता जहाँ पे मेल्ट हो एमॉर्फस सॉलिड्स। इनका रेंज होती है, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर जहाँ पे मेल्ट होते हैं। मतलब जैसे कि कोई ले लिया हमने कि इनकी रेंज है 100 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बीच में ही ये क्या होंगे, मेल्ट होंगे। सो एमॉर्फस सॉलिड्स का कोई स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इनका एक रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स होती है। एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे अगर हम आयरन को मेल्ट करेंगे, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो मेल्ट हो जाएगी, एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पे वो मेल्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम ले लें एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल क्या होता है, प्लास्टिक, जैसे मैंने बताया था। अगर आप प्लास्टिक को मेल्ट करोगे तो पहले प्लास्टिक क्या होगी, थोड़ी सॉफ्ट होगी, थोड़ी सॉफ्ट होने के बाद और सॉफ्ट होगी, सॉफ्ट, फिर उसके बाद वो मेल्ट होनी शुरू होगी। फिर भी वो एक साथ मेल्ट नहीं होती, कुछ पोर्शन उसका मेल्ट होगा, फिर थोड़ा मेल्ट होगा, फिर और मेल्ट होगा, फिर जाके वो कहीं मेल्ट होगी। मतलब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज़ नॉट शार्प और इट इज़ हैविंग अ रेंज, एक रेंज है टेम्परेचर की जिसके अंदर वो मेल्ट होते हैं। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये। अब एक और क्लास, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को नाइफ से कट करेंगे तो ये एक शार्प और क्लीन कट देगा। लिसन, अगर हम इसको, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, अगर हम उसको कट करेंगे नाइफ से तो एक शार्प और क्लीन कट देगा। लेकिन अगर हम एमॉर्फस सॉलिड्स को कट करेंगे नाइफ से तो ये इनका जो कट होगा ना वो इर्रेगुलर कट देगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो आप, यहाँ पर ये वाला जो देखो, ये कितना शार्प कट है नाइफ से। ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का कट होता है, शार्प बिल्कुल। लेकिन ये वाला जो है ये हमारे एमॉर्फस सॉलिड का अगर हम नाइफ से कट कर रहे हैं तो देखो कितना इर्रेगुलर कट है यहाँ पर। ओके, शार्प कट किससे आया, क्रिस्टलाइन से। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम इनका पढ़ते हैं। नाउ क्लास, नेक्स्ट इज कूलिंग कर्व्स। कूलिंग कर्व क्या होता है, देखो जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैंने बताया था मेल्टिंग पॉइंट, तो कूलिंग कर्व भी एक्चुअली ये मेल्टिंग पॉइंट से ही है। कूलिंग कर्व जैसे जैसे ये कूल होते हैं क्रिस्टल्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जैसे जैसे कूल होते हैं, अगर हम इनको देखें, इनके ग्राफ की फॉर्म में देखें तो ग्राफ इनका बिल्कुल स्मूथ आएगा। एमॉर्फस स्मूथ नहीं आएगा, सॉरी, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो ग्राफ अगर हम देखेंगे मेल्टिंग का या कूलिंग का, वो स्मूथ नहीं होगा, उसमें ब्रेक्स होंगे। लेकिन अगर हम एमॉर्फस सॉलिड्स का देखेंगे, मेल्टिंग का या कूलिंग कर्व्स जो होंगे वो कैसे होंगे, वो बिल्कुल भी मतलब वो पूरे तरीके से स्मूथ होते हैं, उसमें कोई भी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होते, उसमें नो ब्रेक, बिल्कुल स्मूथ होते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आप यहाँ पे क्लास, अगर मैं देखूँ ये टाइम है, ओके, ये टेम्परेचर है, ये हमारे हैं ये है हमारे एमॉर्फस सॉलिड्स और ये हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो अगर मैं क्रिस्टलाइन से स्टार्ट करता हूँ, देखो क्रिस्टलाइन जो है पहले, सपोज ये सॉलिड है, ठीक है, टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं। देखो जैसे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आया ये सॉलिड जो है सॉफ्ट हो गया बिल्कुल, और यहाँ से सॉलिड से, ये जो सॉलिड था पहले, इसका सॉलिड करते 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 यहाँ तक आया, ये थोड़ा सॉफ्ट हुआ सॉलिड, यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यहाँ पर आके आपको पता है अब ये सॉलिड इज़ गोइंग टू चेंज इनटू लिक्विड, यू नो ना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है। तो यहाँ जो है ये जो पॉइंट है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो होगा ये सॉलिड लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी गेन करेगा। डू यू रिमेंबर, जिसे हम बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, हीट ऑफ फ्यूजन होती है ना, तो यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन है। तो यहाँ से पहले सॉलिड से ये सॉलिड तक, सॉलिड से ये लिक्विड बनने की कंडीशन तक यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, इसका जो है लिक्विड बनना शुरू होगा, आई मीन हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसका टेम्परेचर जो होगा ना वो बिल्कुल भी कम नहीं होगा, जितना टेम्परेचर था उतना ही रहेगा। आप लोगों को पता है, पहले बताया, जब स्टेट चेंज होती है ना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई जाता है मैटर, तो उनके टेम्परेचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो टेम्परेचर इनका कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन पहले ये सॉलिड से लिक्विड की कंडीशन की फॉर्म तक बना,
हीट ऑफ फ्यूजन तक पहुंचा और यहाँ से सडनली ये एकदम से इनका टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि पूरे तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कैसे हो रहे हैं, ये एक सडनली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आया, जैसे ये वाला टेम्परेचर मैं ले लेता हूँ इसको, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आया, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये एकदम से मेल्ट हो गए। पहले यहाँ पर आए, इस टेम्परेचर पहुँचने के बाद थोड़े टाइम तक रहने के बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए जिससे सडनली ये फ़ौरन मेल्ट होकर लिक्विड बन गए। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर ये लिक्विड बन गया। लेकिन अगर हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड्स की, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ मेल्ट होने शुरू होते हैं और ये होल्ड होते 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 यहाँ से देखो, यहाँ से चले टाइम से, ये जैसे जैसे हम इसका करते जाएंगे ये यहाँ से मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे और अपने पूरे तरीके से ये, इनमें कोई भी ट्रांजिशन चेंजेस नहीं होते हैं, धीरे धीरे, क्योंकि ये धीरे धीरे करके इनका जो होता है कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, धीरे धीरे ये मेल्ट हो रहे हैं। सो क्योंकि ये धीरे धीरे हो रहे हैं तो इनका कोई भी जो होता है ना, कोई भी ट्रांजिशन मतलब फेस ट्रांजिशन नहीं आता इनमें, ये इनके कूलिंग कर्व्स थे। ओके क्लास, अब सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे टॉपिक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एनाइसोट्रॉपी और एक होता है आइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। क्लास ये एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी क्या होती हैं, लेसन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल, मैं यहाँ से एमॉर्फस से स्टार्ट करता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, थर्मल एक्सपेंशन भी एक टाइप की हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी ले लो, अगर वो किसी पर्टिकुलर सॉलिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हर डायरेक्शन में, इन एनी डायरेक्शन, अगर वो सेम है, सबकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हर डायरेक्शन में सेम है किसी सॉलिड की, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम आइसोट्रॉपी। और इस टाइप के सॉलिड्स को हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं हमारे क्लास, वो आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स होते हैं, मतलब उनकी हर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में देख लो, हर डायरेक्शन में इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम आइसोट्रॉपिक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लास जो हमारे एमॉर्फस होते हैं, आप यहाँ से स्टार्ट किया, चाहे इस डायरेक्शन में देख लो, चाहे इस डायरेक्शन में देख लो, चाहे इस डायरेक्शन में देख लो, एमॉर्फस सॉलिड्स में हर जगह पर एट एवरी प्लेस देयर इज़ इर्रेगुलरिटी। क्या है? इर्रेगुलरिटी है, हर जगह पे इर्रेगुलरिटी है इनके, चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, हर जगह पे इर्रेगुलरिटी है। इर्रेगुलरिटी है मतलब इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी हर डायरेक्शन में सेम है। ड्यू टू हैविंग द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शन सेम, इन हम इस टाइप के हम सॉलिड्स को आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स बोलते हैं। बट अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, सो क्लास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनकी हर डायरेक्शन में, बहुत ही एस्टॉनिशिंग फैक्ट है, लगता ऐसे है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे वो कैसे होंगे, हमारे ये आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हर डायरेक्शन में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो बिल्कुल सेम नहीं होती। समझ आ रहा है? इनके हर डायरेक्शन में फ़िज़िकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, हर डायरेक्शन में अलग होती है। इसलिए हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्या बोलते हैं? एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स बोलते हैं। समझ आया? हर डायरेक्शन में, इन एवरी डायरेक्शन इफ़ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, इफ़ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट, उनको हम एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड्स बोलते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो क्लास, जैसे मैंने आपको बताया कैटायन और एनायन से मिलकर बना होता है। अगर हम बात कर लें आयोनिक सॉलिड्स की बात करें, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आयोनिक जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सब क्रिस्टलाइन होते हैं। तो अगर मैं आयोनिक कंपाउंड के बारे में बात करूं तो कैटायन और एनायन का बना होता है। देखो इनका अरेंजमेंट देखो, है तो अरेंजमेंट बिल्कुल रेगुलर। देखो सपोज़ ये हमारा कैटायन है, प्लस ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है। तो देखो कितने रेगुलरली अरेंज्ड हैं। ये क्या है? ये कैटायन है, फिर उसके बाद एनायन, फिर कैटायन, फिर एनायन, फिर कैटायन, फिर यहाँ पे फिर से एनायन, यहाँ पे फिर से कैटायन, यहाँ से फिर से एनायन, यहाँ पे फिर से कैटायन, फिर एनायन। तो ये इनका बहुत ही रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है, सारे के सारे। दिख रहा है आपको? लेकिन अगर मैं इनको देखूँ, इनके हर डायरेक्शन में देखूँ इनका अरेंजमेंट हर डायरेक्शन में, तो आपको दिखाई देगा कि हर डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं। देखो अगर मैंने ये डायरेक्शन ले लिया है जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये, तो यहाँ पर सारे के सारे कैटायन हैं। समझ आ रहा है? तो इन कैटायंस की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि इस लाइन में सारे कैटायन हैं, इनकी प्रॉपर्टी, फिज़िकल प्रॉपर्टी अलग होगी। अगर मैं यहाँ देखूँ, देखो
मैं अगर ये ले लूँ, ये वाली लाइन ले लूँ, देखो ये देखो, मैं अपनी पुरानी लाइन मिटा देता हूँ। देखो ये तो सारे कैटायन हो गए। अगर मान लो ये वाली लाइन में ले लूँ तो ये सारे के सारे एनायंस हो गए क्लास। तो यहाँ पर जो एनायन है, एनायन और कैटायन ऑब्वियसली दोनों सेम नहीं है, और उन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, अलग होंगी बिल्कुल। तो इस डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी इज़ डिफरेंट और इस डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो बिल्कुल अलग है। अब मैं एक और लाइन ले लेता हूँ, देखो यहाँ पर, अब मैं इसमें देख लेता हूँ ये वाली लाइन। देखो यहाँ पे एक कैटायन है, फिर एनायन है, फिर कैटायन है, फिर एनायन है, फिर कैटायन है। तो इस लाइन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो बिल्कुल अलग होगी। समझ आ रहा है? इन एनायन वाली लाइन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अलग है, और इन कैटायन वाली लाइन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अलग है, और इन दोनों की मिक्सचर जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। मतलब हम हर डायरेक्शन में देखें, ये वाला डायरेक्शन ले लो या ये डायरेक्शन ले लो, ये डायरेक्शन ले लो, हर डायरेक्शन में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग अलग हैं, इसी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी हर डायरेक्शन में अलग है। इसी वजह से this is the only reason that's why the crystalline solids are considered as anisotropic solids having different physical properties in or different directions, are not having the same. okay, तो ये समझ आ गई आपको प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं जो लास्ट टॉपिक है इसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं क्योंकि यही एक्चुअली सॉलिड्स होते हैं, ट्रू सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स नहीं बोलते, इनको हम क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड्स बोलते हैं। सूडो सॉलिड्स मतलब सॉलिड नहीं है लेकिन रॉन्गली सॉलिड हैं, और इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड हैविंग हाई विस्कोसिटी, दीज आर कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स हैविंग हाई विस्कोसिटी। अब क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स कि अगर हम इनको हम सॉलिड्स क्यों कंसिडर नहीं करते और इनको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है और वो है फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी। क्या है वो? फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी। डू यू रिमेंबर इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक आई टोल्ड यू फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, और ये होता है टू फ्लो। फ्लूइडिटी मतलब होता है टू फ्लो, मूव करना, फ्लो करना। तो ये सॉलिड फ्लो नहीं करते कभी भी, क्या करते हैं, लिक्विड फ्लो करते हैं। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स एक अकेले सॉलिड्स हैं जो कि ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे कि आप, तो अब क्योंकि फ्लूइडिटी शो करते हैं इसलिए इनको हम जो है सूडो सॉलिड्स बोलते हैं, क्योंकि ये सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है। इसीलिए इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं क्योंकि ये लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करते हैं, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी। इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे जो ओल्ड हाउसेस होते हैं उनकी जो विंडो की जो ग्लासेस होते हैं, जो ओल्ड हाउसेस होते हैं, बहुत पुराने विंडोज़ जो होती हैं ओल्ड हाउसेस के, अगर आप ग्लासेस को ऑब्जर्व करोगे, विंडो के ग्लासेस को, तो आपको मिलेगा कि उनकी जो हाउसेस की जो बॉटम है, उनके ग्लास जो है ना, विंडो के जो ग्लास है, जैसे ये ग्लास है, तो इनका जो बॉटम पोर्शन होता है ना, ये वाला बॉटम पोर्शन, ये बॉटम पोर्शन जो होता है इनका, ये थिक होता है एज़ कम्पेयर टू द अपर पोर्शन। ऊपर वाले पोर्शन से नीचे वाला जो पोर्शन होता है ग्लास का वो थिक हो जाता है। अब थिक क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लिक्विड की प्रॉपर्टी फ्लूइडिटी शो करते हैं। तो ग्लास जो होता है वो एक तरीके से फ्लो करता है ऊपर से नीचे, अंडर द ग्रेविटी, ऊपर से नीचे ही फ्लो करता है। तो फ्लो इसका जो होता है ग्लास का बहुत ही स्लो होता है। तो बहुत सालों में इनका फ्लो धीरे 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 स्मॉल फ्लो होते होते जो ग्लास होता है ऊपर से जो है ना, ऊपर से थिन हो जाता है और नीचे से ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है, क्योंकि ये ग्लास जो है नीचे फ्लो करने लगता है। तो काफ़ी ज़्यादा ईयर्स में जब ओल्ड विंडोज़ हो जाती हैं तो उन विंडोज़ की क्वालिटी क्या होती है कि वो बॉटम में तो कैसी होती हैं, वो थिक हो जाती हैं, यहाँ से थिक, और ऊपर से होती हैं थिन। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि दे आर शोइंग अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड जिसे हम फ्लूइडिटी बोलते हैं, इसलिए हम इनको सुपर कूल लिक्विड बोलते हैं। क्लास ये बहुत ज़्यादा बोर्ड में आया हुआ है कि जो ओल्ड हाउसेस के जो ग्लास विंडोज़ होते हैं वो थिक क्यों होते हैं नीचे बॉटम में? इसलिए होते हैं क्योंकि वो ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड होता है और उनके वो फ्लूइडिटी एक प्रॉपर्टी शो करते हैं, आई मीन टू फ्लो, जो लिक्विड प्रॉपर्टी है, इसी वजह से ऐसा होता है।
क्लास ये यहीं तक टॉपिक था, बहुत आसान टॉपिक था। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आप इसको रिपीट करना, बार बार देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अगर अच्छा नहीं लगे तो लाइक नहीं करना। ओके, बट बहुत आसान था ये। सो क्लास टुडे आई एम इन फॉर टुडे। इट्स गुड बाय, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।